नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आपके अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन यूनिट के कुछ क्वेश्चंस जो 15 सालों में इधर आए हैं, उनके डिस्कशन के सीक्वेंस में मैंने इससे पहले कुछ वीडियोज अपलोड किए हैं और उसी क्रम में मैं आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हुए। हायर एजुकेशन के दिसंबर 2018 में आए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 67 उसी क्रम में आज इस पे आगे बढ़ेंगे और दैट इज क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली के नेतृत्व और कार्यपालक भूमिका किसे दी गई है? The leadership and the executive role in higher education system in respect of state universities of India is assigned to option A विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी डीन्स ऑफ फैकल्टीज, ऑप्शन डी अध्ययन केंद्र प्रमुख यानी डीन ऑफ स्टडीज। सो इन चार विकल्पों में आप किसको उत्तर रखेंगे? बताइए, किस आंसर को लॉक किया जाए? अपना उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है नहीं, बिल्कुल गलत आपने बताया। भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व कार्यपालक भूमिका, पूरे यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से उत्तर देना है। तो पूरे यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर होता है वो पूरे विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रणाली के नेतृत्व कार्यपालक भूमिका निभाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन को शेयर करते हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के 2018 का हायर एजुकेशन की यूनिट से आए कुछ क्वेश्चन है जिनके तहत क्वेश्चन नंबर 68 को डिस्कस कर रहा हूँ। द फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज बेस्ड इन, ऑप्शन ए है विद्या परिषद द एकेडमिक काउंसिल, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय कोड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन सी है कार्य परिषद द यूनिवर्सिटी कोड, ऑप्शन डी है शोध उपाधि समिति द रिसर्च डिग्री कमिटी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है द फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज बेस्ड इन, और इसका सही आंसर होगा बी विश्वविद्यालय कोड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होता है पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, जो पाठ्यक्रम इन्हें अपनाना है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस को निर्माण कर वेलकम बैक। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है? यस सर, आवाज बहुत कट रही है सर। अच्छा, अब मेरी समस्या नहीं कटेगी, नेटवर्क कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो हायर एजुकेशन यूनिट से हैं। हायर एजुकेशन यूनिट में अभी मैं आपसे साथ क्वेश्चन नंबर 68 दिसंबर 2018 का डिस्कस कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है द फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज बेस्ड इन, ऑप्शन ए है द एकेडमिक काउंसिल, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय कोड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ऑप्शन सी है कार्य परिषद द यूनिवर्सिटी कोड, ऑप्शन डी है शोध उपाधि समिति। तो यहाँ पे स्पष्ट आंसर है स्टूडेंट्स बी, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पाठ्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में जो औपचारिक प्राधिकारी यानी फॉर्मल बॉडी बनाई जाती है विश्वविद्यालय में उसे विश्वविद्यालय कोड कहते हैं। जनरली विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है और उस पाठ्यक्रम में क्या सिलेबस किस हिसाब से किस वर्ष में पढ़ाया जाना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्लैरिफिकेशन, ये सारा चीजें, ये सारे कार्य विश्वविद्यालय में निर्धारित एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 जो दिसंबर 2018 का ये क्वेश्चन है।
विद्यालय या विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? फॉर प्रोमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज थ्रू कॉलेज यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम्स, which one of the following leadership styles would be the most appropriate? There is option. Option A, निदेशात्मक नेतृत्व शैली, that is directed leadership style. Option B, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली, participatory leadership style. Option C, परामर्शात्मक शैली, consecutive leadership कंसल्टिव लीडरशिप स्टाइल. ऑप्शन डी, प्रत्यायोजनात्मक नेतृत्व शैली, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल्स. सो क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन को, अगर मानव के मूल्य यानी वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को एनरिच करना है, ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करना है, तो उसके लिए विश्वविद्यालय में कैसे, किस प्रकार की शैली को उपयुक्त भ्रष्ट माना जाएगा? तो यहाँ पर निर्देशात्मक की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देना हुआ कि आप ऐसे करो, इस तरीके से करो. अब डायरेक्शन से केवल वैल्यूज विकसित हो या केवल उपदेश देने से वैल्यूज विकसित हो, ये थोड़ा कमजोर एस्पेक्ट होता है. क्वेश्चन थोड़ा सा थियोलॉजिकल है, समझने वाला है. अगर हम बी की बात करें तो प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली, यानी खुद भी उस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करना चाहिए जैसा कि हम बच्चों से चाहते हैं. अतः बच्चों में लीडरशिप स्टाइल, बच्चों में इस प्रकार से विकास किया जाए कि उनके साथ हम मानवीय वैल्यूज को विकसित करते हुए उन्हीं के साथ क्रियाएं करें. तो जाहिर सी बात है, उन्हें लेकर पार्टिसिपेट करें, उनके साथ कुछ इस प्रकार से उनको कार्य करने को दिया जाए जिससे कि ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट हो. तो फील्ड वर्क किया जाए या उन्हें वैसे फील्ड में ले जाया जाए जिसमें ह्यूमन वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सके. तो इसे कहेंगे प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली, यानी पार्टिसिपेशन. उनको जोड़े, किसी न किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करके उसमें उनको जोड़े जिससे उनमें मानवीय मूल्य विकसित होते हैं. सी है परामर्शात्मक शैली, कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल. उनको परामर्श दें, बेटा आपको ऐसा करना चाहिए. तो फिर वही हो जाएगा निर्देशात्मक स्थिति, जो कि कमजोर एस्पेक्ट समझ में आता है कि हम सिर्फ परामर्श दें कि आप ऐसे करिए. डी है प्रत्यायोजनात्मक नेतृत्व शैली, डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल. हम पहले से ऐसी योजनाएं अधिरोपित करें, इस प्रकार की योजनाएं बनाएं जिससे कि उनमें ह्यूमन शैलीज, ह्यूमन मूल्यों को, मानवीय मूल्य विकसित हो. ये भी एक कमजोर एस्पेक्ट है. अब चारों को अगर हम बहुत डेप्थ में सोचें तो 20 सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर जाता है कि हम बच्चों को लेकर पार्टिसिपेट करें विभिन्न एक्टिविटीज में जिससे उनमें ह्यूमन वैल्यूज निखर के आए, उभर के आए. सो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसका आंसर बी, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल होगा. क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? मेरी आवाज इस समय आ रही है आप लोगों को? Yes sir. We shall move to the question number 70. क्वेश्चन नंबर 70 है दिसंबर 2018 का. भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है. तो पहला, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन इंडिया. इस पर मैंने स्पष्ट रूप से आपको एक मैटर भी प्रोवाइड किया है. एक पूरा एक पेज का नोट्स मैंने बनाया है, 2 पेज का नोट्स है शायद. और भारत में पहला ओपन यूनिवर्सिटी था, दैट इज सर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद. भीमराव अंबेडकर आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, और उसका बाद में भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नाम किया गया, और उसके बाद वर्तमान में उसे तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया. तो यहाँ पे जो सही आंसर है दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग, दैट इज भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद. सी इसका बेस्ट आंसर है. Now we will move to the question number 71 and that is वर्ष 1948 में भारत में
विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था? 1948 in 1948 under whose chairmanship a university education commission was set up to reconstruct university education in India. Option A Sardar Vallabhbhai Patel. Option B Professor हाँ Joshi. Option C Dr. S. Radhakrishnan. And option D Dr. Vikramaditya Sarabhai. So as you all know that इसका 1948 में एस राधाकृष्णन आयोग की अध्यक्षता में राधा आयोग, इसलिए इसका आंसर होगा सी राधा कृष्णन आयोग। आयोग। यस सर। गुड। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72। दिसंबर 2018 में आए क्वेश्चन नंबर 72 पे चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हम यहाँ पर बताएंगे कि विश्वविद्यालय स्तर की यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस को कैसे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, या यूं कहने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उस पर एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, उसी से संबंधित प्रश्न है। तो भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं? तो ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भारत में होते हैं। ऑप्शन बी राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल स्टेट यूनिवर्सिटी जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी निजी विश्वविद्यालय, इसके संबंध में मैंने आपको बताया यूजीसी द्वारा प्रावधान है प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित करने का। ऑप्शन डी मान्यता विश्वविद्यालय, और इसे छदम विश्वविद्यालय, और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और ये भी भारत में अब तक विश्वविद्यालय के प्रक्रम में रहा है। वो अलग बात है कि वर्तमान में डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित करने के कार्य को भी रोक दिया गया है सरकार द्वारा, चूंकि 44 डीम्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने की वजह से सन 2009 से नए डीम्ड विश्वविद्यालय खोले जाने पर रोक है। लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रकार में ये जरूर आता है, विश्वविद्यालय के प्रकार में डीम्ड जरूर आता है, इसलिए ये भी होगा। अब अगर हम यहीं पे चलें तो उच्चतर शिक्षा संस्थान हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन कोई विश्वविद्यालय नहीं है, न विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान माना जाएगा। उच्चतर शिक्षा आयोग जरूर होता है, इसलिए यहाँ पर वो भी देखा जाए तो एक कमीशन है, ना कि शैक्षणिक संस्थान है, तो यहाँ पर ई भी नहीं होगा। एफएस सिविल क्षेत्र संस्थान सिविल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, ये भी बिल्कुल भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के स्तरों से संबंधित नहीं है। स्पष्ट है कि यहाँ पर आंसर है ए बी सी डी, दैट इज सी विकल्प होगा। ऑलराइट, क्लियर है? यस सर, यस सर। Okay, now we will move to the question number 73. Question number 73 जो दिसंबर 2018 में आया, और ई पाठशाला किसकी पहल है? ई पाठशाला is an initiative of who? Option A, it is an initiative of UGC, University Grant Commission. It is an initiative of CBSE, Central Board of Secondary Education. It is an initiative of NCERT, National Council of Research and Training. It is initiative, option number D, is NCT, National Council of Teacher Education. So, आप अपना उत्तर बताइए, मैं जानना चाहूंगा आप इस पर क्या सोच रहे हैं। What is your answer? बताइए। Who will tell me about that? सर एनसीईआरटी। बिल्कुल ठीक है, इसका सही आंसर है एनसीईआरटी। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका बेस्ट आंसर है। भारत में एनसीईआरटी रिसर्च के पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत में पाठ्यक्रमों के निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
इसी ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाया कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग ई पाठशाला यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस दृष्टिकोण से एनसीईआरटी को लाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एनसीईआरटी इसका सही आंसर होगा। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थिर है? तो ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहाँ स्थिर है? of the Council of Rural Institutions Authority is situated in. So आप आंसर रखें, लुधियाना, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे। बताइए, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे, क्या आंसर होगा आपका? सर हैदराबाद। ग्रामीण हैदराबाद। तो इसका सही आंसर, कितने लोग हैदराबाद बोल रहे हैं? सर लुधियाना। यस सर हैदराबाद। सर हैदराबाद। सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, दैट इज सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 1952 में स्थापित द्वितीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of Secondary Education Commission set up in 1952? 1952 के कमीशन की बात हो रहा है। अब आप कहेंगे सर, आपको एक चीज लगा होगा, जब मैं आपको हायर एजुकेशन की यूनिट पढ़ा रहा था, तो हायर एजुकेशन की यूनिट का जो पहले के नोट्स हैं वो आज लगभग मैंने 5-7 साल पहले बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में ही देश की आजादी पर, आजादी से पहले और आजादी के बाद विभिन्न शैक्षणिक आयोगों के संबंध में मैंने कुछ नोट्स बनाया हुआ है। वहां पे कई बच्चे मुझसे कई बार ये कहते हुए, भाई के सर ये बहुत ओल्ड नोट्स हैं, कहाँ ये आयोग वगैरह, क्या सर ये सब तो अब भी द्वितीय शिक्षा आयोग जिसकी आप बात कर रहे हैं सब तो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन का नहीं है ये, आप पता नहीं क्यों मैटर को बढ़ाने के लिए। लेकिन सत्य देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया, तब उन बच्चों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि आप ये देखिए कि आयोग कभी पुराने नहीं होते, मैच द फॉलोइंग से आएंगे या घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, और आयोग मैक्सिमम जितने हैं वो भले ही सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बात करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से वो प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन को भी वो साथ में लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया, और पूछ क्या रहा है, कौन से आयोग के विषय में पूछ रहा है, आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पर मुदालियर आयोग के विषय में पूछ रहा है जो 1952 में स्थापित हुआ। आंसर सी होगा। हाँ बिल्कुल, द्वितीय शिक्षा आयोग कहा जाता है मुदालियर आयोग, जो एएल मुदालियर द्वारा उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया। तो स्टूडेंट जो नोट्स मैंने आपको दिए ना, रामाबाण है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पूरा मैटर को अच्छे से लर्न करके एग्जाम में गया होता, तो आप देख रहे हैं दिसंबर 2018 में अभी ऐसे 2 क्वेश्चन आए, एक 1952 के संबंध में मुदालियर आयोग को पूछ रहा था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के क्रम को, विश्वविद्यालय के प्रकारों को पूछा। 2018 में 1948 में एक आयोग पूछा। अब आप बताइए कि ऐसा क्या है जो नोट्स में नहीं रखा गया है और सारी चीजें क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो आप 2018 से पूर्व के बच्चों का नोट देख सकते हैं, मैंने ये मैटर उसमें दिखाया था और 2018 में ये क्वेश्चन आया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 76 पे, मानव संस्थान विकास मंत्रालय के लीप कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नांकित में से किसमें प्रशिक्षित करना है? The LEAP program of MHRD is aimed to train university specialty in वैज्ञानिक शोध, अकादमिक नेतृत्व, नवीन प्रौद्योगिकी, संस्थागत अर्थव्यवस्था। मानव संस्थान विकास मंत्रालय के लीप कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नांकित में से किसमें प्रशिक्षित करना है? तो आप उत्तर क्या देंगे इसका? सर सी, न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है,
लीप प्रोग्राम, जिसके विषय में मैंने आपको नोट्स भी दिया और मैटर भी मैंने इस पर क्लियर किया था। सो लीप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? दैट इज नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। नई टेक्नोलॉजी से दृष्टिकोण से यहाँ पर संबंध है वो नए विचारों को सृजित करना और एकेडमिक्स प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना। अच्छा, आपको लीप का फुल फॉर्म याद है या आप भूल चुके हैं? कोई बताएगा लीप का फुल फॉर्म? कोई याद है किसी को कि सब दिमाग से? सर, लीडरशिप फॉर एकेडमिक प्रोग्राम। भूल गए आप? हाँ, लीडरशिप ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम सर, यहाँ पर मुझे याद। लीडरशिप ऑफ नहीं बल्कि फॉर होगा। लीडरशिप फॉर एकेडमिक्स एकेडमिक प्रोग्राम। हाँ, एकेडमिशियंस होगा। एकेडमिशियंस प्रोग्राम, ठीक है। सो यस सर। यस सर। याद रखिए, ये सारी चीजें हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, ये लीप का फुल फॉर्म है, ठीक है। क्लियर? यस सर। और इसका उद्देश्य है नई टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना। इसके तहत कुछ शैक्षणिक संस्थानों को सिलेक्ट किया गया और उन शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रकार से पोटेंशियली स्किल करना है to prepare them, the academic heads, to prepare them the potential skills so that they can deliver their knowledge to the students with different skills, with different technologies. तो विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज के माध्यम से वो बच्चों को नया ज्ञान सृजित कर सके, बच्चों में ज्ञान को वृद्धि कर सके। इसके लिए उनको खुद भी नई तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम का विकास किया। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं आगे। यहाँ पर सो कम बैक। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दैट इज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन। आपको बेहतर याद होगा, मैंने आपको टीचर्स डे, टीचर, नेशनल टीचर डे और वर्ल्ड टीचर डे, सब कुछ तीनों प्रक्रम पढ़ाया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किसके जन्मदिन पर किया जाता है? दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया। सर, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सर डी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो है डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कलाम आजाद, डी विकल्प होगा। चलिए 78 पे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई, शिक्षा का अधिकार के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है? मैंने आपको आरटीई पर मैटर प्रोवाइड किया हुआ है। ऑप्शन ए, 21 वर्ष की आयु तक उच्चतर शिक्षा को अनिवार्य बनाना, मेकिंग हायर एजुकेशन अप टू 21 years of age as a fundamental right। आपको पता है कि अभी तक हायर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में नहीं जोड़ा गया है और वर्तमान में जो आरटीई एक्ट है उसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए के अंतर्गत रखा गया है। वो अलग बात है कि अब आरटीई में संशोधन की मांग उठी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के तहत इसे अब 3 से 18 वर्ष के अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क पोशाक प्रदान करना, पोशाक प्रदान करना उद्देश्य नहीं है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ये भी गलत है।
ऑप्शन सी है 14 वर्ष की आयु तक के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेना। हास्यप्रद एग्जामिनेशन का स्टूडेंट्स अप टू 14 years of age, just a wrong option. ऑप्शन नहीं ए सर, ये नहीं होगा। 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य, बिल्कुल सही है। मेकिंग एलिमेंट्री, यस सर, ये यस होगा। सर, ये एकदम फैंटास्टिक आंसर है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, छात्रों को अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की योजना या की व्यवस्था की गई है, और उसके तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये ध्यान रखिएगा, कोई आयोग कभी पुराना नहीं होता, भले ही दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, लेकिन यस सर, आयोग कब बना? 2009। तो ये सोचना कि अब ये आयोग पुराना हो गया है, ये रबिश सोचना, ये नोटिस करके रहिए, ठीक है। चले आगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष? अब देखिए हटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन तो हम पढ़ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सर ज्ञान 2005। 2005 सर। सन 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्थापित हुआ था, और इसके भंग कर दिया गया सन 2014 में। यस सर। तो यहाँ पर दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया। अब सोचिए, दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कोई अस्तित्व था? नहीं सर। नहीं सर। समझ जाइए क्यों मैंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नोट्स ध्यान किया, उससे पढ़ाया, क्योंकि मुझे इन क्वेश्चन से आइडिया मिल जाता है कि वो आयोग जो भंग भी हो गए हैं 2 साल 3 साल 4 साल पहले, उन पर भी क्वेश्चन बना रहे हैं। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत ये 10 साल इसने अपना शासन कार्य किया, यानी इसने एडवाइजेस दिए शिक्षा के संबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं। वर्तमान 2014 में जब नई सरकार भाजपा की आती है, उसने तुरंत आते ही इसे खंडित कर दिया। ये कहा ये अनप्रोडक्टिव है, ये वर्थलेस है, और इसमें केवल डंप ऑफ मनी हो रहा है। अतः ये आयोग अनावश्यक खर्च को पैदा कर रहा है, आयोग को भंग कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए तो 4 साल बाद दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन आया, तो क्या पॉसिबिलिटी 2020 में इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन बन के नहीं आने की? अगर आप सोचें तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पूछा जा सकता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुशंसाएं क्या थी, क्या रिकमेंडेशन थे, क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने मैटर को अपडेट किया है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। फिर एक बार देखिए कोठारी आयोग, डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? अब क्या कहा? 1964। सर 64 से लेकर 1964 डी। डी ऑप्शन है सर। 64 से 66 इसे कहा जाता है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड टेस्ट एंड रिकमेंडेशंस को बनाने में रखा। स्पष्ट है आंसर यहाँ पर 1964, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहर्यक राज्य शिक्षण संस्था को रणनीतिक निधि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में से निम्नांकित में से किसका शुभारंभ किया? Which of the following was launched in 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher educational institutions? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 2013 में कौन सा अभियान चलाया गया? सर सी। 13 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया था। राष्ट्रीय उच्च के तहत रिकमेंडेशन दिए गए थे, that is strategic funding to eligible state higher institution, यानी कि जो ऐसे स्टेट हैं हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं,
उनको भी फंडिंग की व्यवस्था किया जाए, जो एलिजिबल हैं ऐसे राज्य शिक्षण संस्थानों को भी निधि पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 28 दिसंबर सन 1953 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो आंसर आपको याद हो, क्योंकि मैंने आपको यूजीसी पे डेप्थ नोट दिया है और सही आंसर है अब्दुल कलाम आजाद सर। नहीं 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 सर नहीं सर, राजेंद्र प्रसाद। सही बोल रही है डॉक्टर मौलाना श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे। सर ये तो बहुत हाँ काम सर, है। हाँ, याद आ गया सर, औपचारिक वाला उन्हीं का था। 28 दिसंबर 1953 को इन्होंने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में। चलो, आप लोग भूल रहे हैं। नहीं सर, मैंने सर बताया था, कंफ्यूजन हो तुम जा लोग ने रही है, बस कंफ्यूज थोड़ा कर थोड़ा दिया कंफ्यूजन मुझे। आता हो रहा है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य नाम की स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा संघटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? The University Grant Commission has a scheme for human rights and values in education. Under this scheme, which statement is incorrect among the following for human rights entities education component? So there are option A है आपका शोध कार्यकलाप को बढ़ावा देना, तो शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्यों की बात हो रही है। ऑप्शन बी है समाज और शिक्षण संस्था के बीच परस्पर संवाद विकसित करना, तो डेवलप इंटरैक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन सी है विद्यालयों में मूल्य और स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना, to establish value and wellness centers in schools. ऑप्शन डी नागरिकों को जागरूक बनाना ताकि मानवाधिकार के प्रतिमान और मूल्यों का उपयोग किया जा सके, to sensitize the citizens so that norms and values of human rights are. अब यहाँ स्पष्ट है, आप ऑप्शंस को भी देखें तो मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा से रिलेटेड यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है या कौन सा सर गलत है। ए। आप देखेंगे तो डी में बिल्कुल मूल्यों की बात होगी, सी भी मूल्य की बात कर रहा है, और बी एक मूल्य है जिसमें कहा गया समाज और शिक्षण संस्था के बीच परस्पर संवाद हो। अब ये है शोध कार्यकलाप को बढ़ावा देना, तो शोध कार्यकलाप को बढ़ावा देना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जरूर कृत्य है, परंतु शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य से संबंधित स्कीम के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए ऑप्शन ए इसका बेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सही, एकदम ठीक है। आइए चलें क्वेश्चन नंबर 84 पे। भारत में शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवंशीकरण कौन संगठन करता है? Which organization in India oversees the functioning and quality aspects of teacher education program? जब आप एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर सामने आ जाता है, आ जाता है ना? हाँ, ज्यादा डिस्कस करेंगे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल फुल फॉर्म याद रखिएगा भैया, मैंने आपको बहुत अच्छे से फुल फॉर्म्स की लिस्ट भी दी है, बहुत हर एक आयोग को प्रयास किया है पढ़ाने को। आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने इतना मैटर ठूस के बनाया है और 200 पन्ने का नोट्स तैयार हो गया है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं आपको सोचिए कि इन चीजों को नहीं पढ़ाता, इन शॉर्ट पढ़ा देता, तो क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पाने में सक्षमता महसूस करते? नो सर। ये सारे नोट्स बनाने में जो परिश्रम किया गया है उसका फल तभी आएगा जब आप इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म्स वगैरह को खूब डेप्थ में याद करिए, क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने कैसे कैसे आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे, किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस निकाय इकाई को सांविधिक कार्य करना होता है?
Which of the following bodies units in university has a statutory functions to perform? सांविधिक कार्य करना, यानी पावरफुल वर्क दिया गया है उसे और विधि सम्मत रूप से कार्य कर रहा है। पाठ्य समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्त समिति, फाइनेंस कमिटी, ऑप्शन सी प्रबंधन बोर्ड, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है शोध उपाधि समिति। सर सी। शोध उपाधि इसमें नहीं होगा, वित्त समिति फाइनेंस संबंधित है और मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ स्टडीज ये इकाई जो सर है। बी होना चाहिए। फाइनेंस। अब यहाँ पर बी और सी में ज्यादा क्लोज एस्पेक्ट आ रहा है, पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत पावर्स ज्यादा हो जाती हैं। फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस के रूप में होगा, पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस को भी नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो बोर्ड ऑफ सी होगा, यानी सी को देना। ठीक है, तो चलते हैं यस सर। 86 पर। नो सर। समग्र रूप से मूल्य आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नांकित में से किस क्रियाकलाप या कार्यक्रम का उद्देश्य होता है? Which of the following activity program in a university aims at value education in a holistic frame? वैल्यू एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उत्तर देना है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, ललित कला और संगीत समारोह यानी फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिकल कॉन्सेप्ट, अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाएं, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस, योग शिक्षा और सुस्थित केंद्र, योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर। सर डी। तो सर ऑप्शन ए। यहाँ पर दो ऑप्शन क्लोजली बन रहे हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर और योग शिक्षा और सुस्थित केंद्र, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाएं और ललित कला संगीत समारोह किसी एक एस्पेक्ट से ही रिलेटेड हो जा रहा है। योग शिक्षा और सुस्थित केंद्र वेलनेस सेंटर। अब यह क्वेश्चन है, समग्र रूप से मूल्य आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नांकित में से किस क्रियाकलाप यानी कौन से एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा उभर के आ रहा है? तो सर ए होगा। सर डी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी इसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग एक को ऑप्शन लिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स में जो राष्ट्रीय मूल्य हैं वो निखर के आ रहे हैं। यस सर। सबसे मूल आधारित एक्टिविटी में राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स को, चूंकि मूल्य सभी में थोड़ा थोड़ा से निकल रहे हैं, लेकिन एनसीसी में राष्ट्रीय मूल्य ज्यादा निकल रहा है। जी सर। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। भारत में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्यों के संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो मम्मा से करो। Which of the following activity has great potential? बात करो मम्मा से। भारत के में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नांकित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्य के संवर्धन? फिर एक बार वैसे ही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिससे ह्यूमन वैल्यूज उभर के आते हैं? ठीक है, संवर्धन नहीं, निकलना, बाहर आना, एक्टिविटीज बढ़ना, प्रमोट होना। ऑप्शन ए है व्याख्यान के द्वारा, जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं एक्सपर्ट्स उनके द्वारा। ऑप्शन बी है एनजीओ के संग। अब यहाँ पे भारत में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम और एनजीओ का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो ये बी विकल्प तो वैसे कमजोर होगा। सी है वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण, मॉनिटरिंग बाय सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स द्वारा आदर्श को प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की गणमान्य लोगों प्रमुखों को निमंत्रण करना, इनवाइटिंग डिग्निटरीज हेड फ्रॉम द नेशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर डी आंसर। इसमें है कि भाई बड़े लेवल के जो डिग्निटरीज राष्ट्रीय स्तर के संगठन के गणमान्य लोग हैं उनको निमंत्रित करके जो बुलाते हैं
उनसे मानवीय मूल्य बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया गया है यहाँ पर। भारत में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्यों के संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? तो सर मानो सी कि लग रहा है। सबसे ज्यादा किसमें निकल कर आएगा? सर सी लग रहा है, सी या ए। सर डी। देखिए यहाँ पे ए, सी और डी तीनों में थोड़ा थोड़ा जो है देखा जाए तो मानवीय मूल्य जरूर प्रदर्शित होते हैं, क्योंकि लेक्चर्स को एक्सपर्ट जो लेक्चर्स देते हैं उससे भी मानवीय मूल्य आते हैं। सी में क्या है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको उनके आदर्श को प्रस्तुत करना, आदर्शों के द्वारा मानवीय मूल्य विकसित होते हैं। और डी है राष्ट्रीय स्तर के संगठन के गणमान्य लोग या प्रमुखों का नियंत्रण करना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या है, डी में पॉजिटिवनेस ज्यादा जा रहा है ना? यस सर, डी में ज्यादा, यस सर। क्योंकि तीनों को देखें तो लेक्चर, अब एक एक्सपर्ट द्वारा किसी लेक्चर्स को दिया जाना एक साधारण एस्पेक्ट हो गया। सी में क्या है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके आइडियल को दिखाया जा रहा है, तो 2-4 लोग हैं फैकल्टी मेंबर्स, उनके आइडियल्स को प्रस्तुत करना। लेकिन डी कहता है कि राष्ट्र में, देश के स्तर पर विभिन्न संगठन को चला रहे विशिष्ट लोग, गणमान्य यानी विशिष्ट लोगों को बुलाया जाए, ठीक है ना, और उनसे प्रभाव पैदा किया। जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा प्रभावी वर्क कर सके। तो यहाँ पर स्पष्ट है, इसका उत्तर जो है वो डी जा रहा है। निम्नांकित क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय की गतिविधि स्थिति को सही ढंग से वर्णित करता है? Which of the following statements correctly describe the functions and status of the National Institute of Educational Planning? आप समझ रहे होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग यानी न्यूपा, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन are deemed to be university। तो एक मानित विश्वविद्यालय की गतिविधि की स्थिति को सही ढंग से वर्णित करता है राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन प्रशासन। शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी है शैक्षिक नियोजन और प्रशासन, एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को करना। तो एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन यूपा का उद्देश्य है। यह बात तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे क्लियर हो जाता है। फिर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित, आपको ध्यान होगा अनुरक्षण है इसका। शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन का सांविधिक संस्थान, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे लेकिन 2 ही विकल्प को चयन करना है। अब आप इनको इन ऑप्शन के अनुसार न्यूपा को देखिए। ऑप्शन ए है शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान। ऑप्शन बी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। अब सी क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये भी है, सी भी है, ठीक है ना, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। तो न्यूपा के तहत जो है एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है, बी भी है, सी भी। तो बी और सी को गड़बड़ नहीं किया जा सकता, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाए। पर ऑप्शन में कहीं बी और सी नहीं दिया है। पॉइंट को समझ रहे हैं? पहला क्या है, शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन की क्षमता निर्माण और अनुसंधान, ये भी इसका कार्य है और ये प्रमुख कार्य में। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन प्रशासन संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय की गतिविधि स्थिति को सही ढंग से वर्णित करता है? तो उसकी एक्टिविटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसकी एक्टिविटी के दृष्टिकोण से उत्तर देना होगा। पॉइंट को समझ गए ना? उसकी एक्टिविटी, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शंस गलत नहीं है, एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो उसकी एक्टिविटी है शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण व अनुसंधान और शैक्षिक नियोजन और प्रशासन करना। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ए एंड बी। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। यस सर। सी भी इसी से रिलेटेड है, परंतु सी उसकी एक्टिविटी नहीं है। बात को समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आंसर विकल्प बनाया गया है इतना ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए, और सही आंसर है 1। आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। स्थापना के वर्ष के लिहाज से निम्नांकित में से किस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे बाद में हुई? अब यहाँ पर आपको बहुत लेटेस्ट
क्वेश्चंस देना होगा। अब यहाँ पर तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय ये सबसे पहले था, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, तमिलनाडु नहीं था। उड़ीसा राज्य विश्वविद्यालय, उड़ीसा, कृष्णकांत हार्दिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। तो इसमें फाइनल आंसर क्या है? सर असम। सर उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य विश्वविद्यालय इसका आंसर। यस सर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे डिस्कस करने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित को सुमेलित करें। समूह 1, समूह 2। ए है स्वयं प्रभा। अब यहाँ पर एक तरफ स्कीम्स को रखा गया है और चैनल्स को रखा गया, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन। और इसको पूछा गया है कि इसका रिलेशन किससे है, ज्ञान धारा, इसका रिलेशन किससे। तो मैच द फॉलोइंग को करना है। एक एफएम शिक्षा रेडियो नेटवर्क, इंटरनेट श्रव्य परामर्श सेवा, शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच सेवा, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर काम करने के वैज्ञानिक उद्यमियों का प्रतिभा पूल, शैक्षणिक टेलीविजन चैनल। तो शैक्षणिक टेलीविजन चैनल को सबसे पहले जोड़ दीजिए ज्ञान दर्शन से, डी को 5 कर लीजिए और डी को 5। ये बात तो क्लियर है ना आपको? ज्ञान दर्शन थर्ड ऑप्शन होगा सर, थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड होगा। प्रभा का थर्ड है। बी फोर्थ है। तो पहले एक मिनट के लिए सोचिए, ज्ञान दर्शन का संबंध किससे है? सर टेलीविजन चैनल। हाँ, शैक्षणिक टेलीविजन चैनल। बाकी जी अगर सर। आप ऊपर पांचों देखेंगे तो कोई भी शैक्षणिक टेलीविजन चैनल नहीं, ठीक है ना। पांचों में सिर्फ ज्ञान दर्शन है शैक्षणिक टेलीविजन चैनल। D5 हो गया। अब अगर D5 देखें तो आंसर 3 क्लियरली सेट हो जाता है ना। यस यस सर। सर स्वयं प्रभा से भी जान सकते हैं क्योंकि सर 3 का ए का थर्ड पहले ही दिया है। सर ज्ञानवाणी भी रेडियो नेटवर्क। ज्ञानवाणी रेडियो नेटवर्क है। अब अगर हाँ आप सर। C1 पे चला जाएगा तो भी C1 पे C1 है ज्ञानवाणी रेडियो नेटवर्क। यस ज्ञान दर्शन यस सर। टेलीविजन नेटवर्क, कोई कंफ्यूजन इन दोनों में नहीं है, और C1 है और D5 है। जी सर। अब बाकियों का मान लीजिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो भी तो आगे कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। जी और सर। एक चीज मैंने आपको स्वयं प्रभा भी पढ़ाया है, एक डीटीएच सेवा है, शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच सेवा। तो आपका A3 C1 D5 मिक्स हो जा रहा है। सर सबसे इजी स्वयं प्रभा ही है सारे ऑप्शन से। नहीं, सबसे इजी ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन है सही में सर। टीवी ज्ञान चैनल दर्शन जो लिखा है है वो सर। ज्ञान सैटेलाइट दर्शन चैनल सबसे है। इजी है। जी ठीक है? सर। टीवी के दर्शन। जी। सर मेरा फेवरेट स्वयं प्रभा है। चलिए अपना अपना फेवरेट लगा लीजिए। तो आज भी 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए और आज मैं आप लोगों का मौखिक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। सर आज नहीं कर लीजिए सर। आज नहीं आज सर। नहीं कर लीजिए सर। नहीं सर आज नहीं कर सर, प्लीज सर। प्लीज सर। सर फिलहाल आज इस मत वीडियो प्लीज को सर। देखो और सर वीडियो कुछ यहाँ नहीं स्टॉप आता कर रहा हूँ। सर। सर कुछ भी नहीं आता।